नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सूर्यकांत, आज बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि देशवासियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि ज्ञानेश कुमार से आगे निकल गए। अब फिर किसी को ये लगे कि मैंने माननीय सीजेआई की अवमानना की है तो मैं उसको करेक्ट कर दूं। ज्ञानेश कुमार इस देश में आज तक के जितने मुख्य चुनाव आयुक्त हुए उनमें सबसे ईमानदार और सबसे ट्रांसपेरेंट चुनाव आयुक्त, जिसको परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय 1008 श्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने चुन करके मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बिठाया। ज्ञानेश कुमार 1947 से लेकर आज तक जितनी अशुद्धियां थी भारत में, उन सारी अशुद्धियों को दूर करने के मिशन पर लगे। तो इसलिए ज्ञानेश कुमार एक महापुरुष हैं। ज्ञानेश कुमार से अगर रेस में कोई आगे जाता है तो आप समझ लीजिए वो महापुरुष +1 है। अब महापुरुष स्क्वायर करेंगे तो 2 महापुरुष 2AB एक्स्ट्रा आ जाएगा मोदी जी के फॉर्मूले से। तो 2AB एक्स्ट्रा कहां से मैं लाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने महापुरुष +1 किया है। उसमें जुड़ जाएगा जब +1 तो एक उससे बड़ा महापुरुष होगा। तो फिर पूरे सम्मान के साथ मैं बता दूं कि ज्ञानेश से आगे निकल गए हैं सूर्यकांत। चुनाव से पहले विपक्ष शासित राज्यों को हमारे माननीय सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट में भयंकर फटकार लगाई है। ये फटकार ही नहीं, ये दूतकार है, और ऐसी फटकार और दूतकार है कि विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की चित्कार निकल जाए, ऐसी फटकार है। तो आपको मैं दिखा देता हूं क्या है। लाइए हेमंत जी को, लाइए, जोड़िए। सब दिखाना तो पड़ेगा, मजबूरी है जब इतनी उपलब्धि मिल रही है। स्वागत है, लाइए हेडलाइन लाइए। सुप्रीम कोर्ट बोला फ्री खाना मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे, मुफ्त बिजली पानी देने से काम करने की आदत ही खत्म हो जाएगी, सरकारें रोजगार दें। ठीक, आपने पढ़ा ना, अच्छा लगा होगा, फील गुड। मुफ्त बिजली पानी देने से काम करने की आदत खत्म हो जाएगी, सरकारें रोजगार दें, फ्री खाना मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे। चलिए आगे चलिए, इसीलिए मैं कहा था कि बहुत आगे निकल गए हैं। न्यूज 18, असम चुनाव से पहले हिमंता का मास्टर स्ट्रोक, महिलाओं के, लाखों महिलाओं के खाते में आएगा कैश, नौकरियों में आरक्षण का भी ऐलान। इसको अभी मैंने दिखा दिया है, लेकिन इसको एक बार लास्ट में भी लगा दीजिएगा, जब वहां पर देखेंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा। एक बार लास्ट में भी लगा दीजिए। चलिए आगे आगे चलिए, आगे चलिए। लाइव ला, चुनाव से पहले फ्रीबी घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। आगे चलिए, बस चलते रहिए, सब देखिए एक लाइन से। खैरात नहीं रोजगार दो, मुफ्त की स्कीमों पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, सरकारों को नसीहत। चलिए आगे चलिए। किस तरह का कल्चर बना रहे हो, फ्री बीज पर सीजीआई सूर्यकांत को आया गुस्सा, सुप्रीम कोर्ट में किसे सुनाया। अब ये किसे सुनाया में ही सारा खेल है। आगे चलिए, आगे चलिए। द इकोनॉमिक टाइम्स, असम गवर्नमेंट टू लॉन्च स्कीम टू गिव ₹2 लाख ईच टू 2 लाख यूथ। असम गवर्नमेंट स्कीम ला रही है 2 लाख युवाओं को, सबको 2-2 लाख रुपए बांटने की। इसको भी, जो असम वाली अभी खबर मैंने कहा था लास्ट में रख दीजिए, उसके साथ इसको भी रखिए। तो जब आगे देखेंगे इन दोनों खबरों को तो और बेहतर समझ में आएगा, इसलिए मैं इसको किनारे करता चल रहा हूं, छटनी भी चल रही है। आगे चलिए अगली हेडलाइन पे। तमिलनाडु के केस में एससी का फ्रीबीज पर सवाल, बिहार में 10,000 बांटने पर क्या कहा। अब चलिए आगे और बढ़िए, बढ़ते जाइए, कदम रोकने नहीं है जब तक विकसित भारत न बन जाए। मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा। बात एकदम सही है। और आगे चलिए, और आगे चलिए, चलिए भीतर खबर होगी उस पर आइए, रुकिए नहीं, एकदम भारत को विकसित बनाने में अपने आप को झोंक दीजिए। अब पढ़िए यहां से, पढ़िए यहां से। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, क्या कहा
क्या यह जनहित में है कि राज्य सबके बिजली के बिल भर दे? फ्री बीज की वजह से पूरे देश में पहले से ही, हम सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं कर रहे, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, हम किस तरह की संस्कृति बना रहे हैं। जो लोग बिजली बिल दे सकते हैं और जो गरीब हैं, उनके बीच क्या फर्क है? समझ में आता है कि कल्याणकारी राज्य के रूप में गरीबों को मदद मिले, लेकिन जो लोग बिल दे सकते हैं और जो नहीं दे सकते हैं, उनके बीच फर्क किए बिना सबको देने लगेंगे तो क्या यह तुष्टीकरण नहीं है? कोर्ट ने कहा कई राज्य पहले से ही घाटे में चल रहे हैं, फिर भी फ्रीबीज बांट रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश बोले, क्या बोले, चला दीजिए, ऊपर खींच दीजिए। राज्यों के पास राजस्व से ज्यादा पैसा आता है तो क्या उससे सड़क, अस्पताल, स्कूल बनाने में नहीं लगाना चाहिए? इसके बजाय चुनाव के समय खाना, कपड़े, बिजली मुफ्त बांटते रहते हैं। इस देश में क्या हो रहा है? ठीक है, नीचे नाम भी लिखा है सूर्यकांत, उसके और नीचे सीजीआई भी लिखा है। चलिए अब आगे आ जाइए। हाँ देखिए, दिखा दिया इन्होंने, सीजीआई भी लिखा था। अब आगे चलिए, अगला लाइए, सब ध्यान में रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश ने चिंता जताई कि अगर सुबह से मुफ्त खाना, मुफ्त गैस, मुफ्त बिजली और सीधे बैंक में कैश ट्रांसफर होने लगे तो लोग क्या काम करेंगे? लोगों को रोजगार के रास्ते खोलने चाहिए ताकि वो कमाकर अपनी इज्जत और आत्मसम्मान बनाए रखें। अगर सब कुछ एक जगह से मिलने लगे तो काम सीखने की जरूरत क्यों रहेगी? क्या यही राष्ट्र निर्माण है? क्या यही है राष्ट्र निर्माण? बिल्कुल सही बात। आगे चलिए, आगे चलिए, अगला लाइए, अगला लाइए तो और क्लियर होगा राष्ट्र निर्माण थोड़ा सा। अब ये इसको भी पढ़ लीजिएगा, फिर क्लियर करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद फरवरी 26 में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर करने को चुनौती दी गई थी। पार्टी का कहना था कि यह वोट खरीदने जैसा भ्रष्ट आचरण है और चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हुई है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, मतलब सुनवाई की, पहले उसके लिए वो लिया, लिस्टिंग की, उसके बाद जब आया सामने तो सुनवाई से इनकार कर दिया से बहुत क्लियर नहीं है। इस याचिका को खारिज किया, और खारिज करते समय कुछ टिप्पणियां की। वो टिप्पणियां क्या थी? मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव हारने के बाद न्यायिक मंच का इस्तेमाल लोकप्रियता पाने के लिए नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि लोगों ने आपको ठुकरा दिया है, अब आप कोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यह भी कहा था, मैं बता दूं जो नहीं लिखा है, कहा था वो 10,000 रुपए तो जन कल्याण की योजना के तहत थी, वो जन कल्याण के लिए 10,000 रुपए दिए गए थे। ठीक है, अब हटा दीजिए, सब हटा दीजिए। अब 32 सेकंड और लूंगा, थोड़ा क्लियर कर दूं। तमिलनाडु पावर कॉर्पोरेशन, वहां पर मुफ्त बिजली की योजना के चक्कर में एक क्लॉज था, अभी 24 में जो संशोधन हुआ है उसमें एक क्लॉज, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट आई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, वहां पर किसकी सरकार है? स्टालिन की सरकार है, यानी विपक्ष शासित राज्य है, इंडिया गठबंधन के जो दल है उसी में से एक डीएमके है, उसकी सरकार। वहां भाजपा या भाजपा के सहयोगी की सरकार नहीं है। तो वहां पर उसी केस की सुनवाई में सूर्यकांत ने इतने सारा कुछ, सारा मतलब जो सृष्टि का ज्ञान है ना, वो ज्ञान पुंज खोला और पूरा ज्ञान के प्रकाश से रोशन कर दिया तमिलनाडु को, स्टालिन को पूरा। ये तमिलनाडु के लिए था। इससे पहले बिहार में जब 10-10 हजार बटा तो कहा क्या कि चुनाव हारे हो तो सुप्रीम कोर्ट आए हो लोकप्रियता पाने के लिए, जाओ यहां से निकलो, बाहर कर दिया था याचिका वापस। अभी असम में आपने पढ़ा, असम में 2-2 लाख रुपए, हालांकि एक लाइन पर लोग गौर करेंगे कि ये तमिलनाडु ही नहीं बाकी राज्यों के लिए भी है। ये जो ऑब्जर्वेशन आता है ना, इस ऑब्जर्वेशन में आपके बाकी राज्यों के लिए कहने से बाकी राज्य नहीं रुकेंगे जब तक आप ऑर्डर बाकी राज्यों में देके नहीं रोकोगे। आप रोक दोगे तमिलनाडु में, आपने टिप्पणी में कह दिया बाकी राज्यों के लिए, बाकी राज्य थोड़ा रुकेंगे। तो तमिलनाडु में बुराई है, लोग नकारा हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं, और ये भाजपा शासित राज्यों में अलाउ है।
मध्य प्रदेश की स्थिति में ओपनिंग में बता दूं हेमंत भाई, गौर से इस बात को कीजिएगा। मध्य प्रदेश में हर महीने, मध्य प्रदेश की सरकार जो चल रही है, हर महीने 2000 करोड़ रुपए कर्ज लेती है। हर महीने 2000 रुपए कर्ज लेकर के वहां के जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनकी तनख्वाह जाती है। ठीक है, सरप्लस छोड़ दीजिए, उनकी तनख्वाह जाती है 2000 करोड़ रुपए उधार लेकर के। वहां पर योजना आज तक नहीं बंद करवाए कि अरे यार नुकसान में हो, कर्जा लेके डूब रहे हो, चारवाक मत बनो, कर्जा लेके मत घी पियो, नहीं रोके। 2 लाख रुपए बंटने जा रहा है असम में, नहीं रोका गया है। अब कह दो कि याचिका ही नहीं आई, अरे याचिका आई थी पीके की, तो कैसे गए वापस बेरंग, देख लिया सबने। उत्तर प्रदेश और पूरे देश में सबसे बड़ी योजना, सबसे बड़ी फ्रीबी योजना कौन सी है इस देश में? 5 किलो राशन। जब 5 किलो राशन आया था, बहुत गरीब भी हो सकता है मुझसे इस पर नाराज हो, 5 किलो राशन आया था, तो इस 5 किलो राशन पर कई गंभीर सवाल खड़े हुए थे और आज भी हैं। इस 5 किलो राशन की वजह से बहुत सारी महिलाएं अपने पतियों से परेशान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, वो 5 किलो राशन बेच करके पाउच ले लेते हैं शाम का। बहुत सारा हुआ है, इसको कोई किसी कड़वा लगे मीठा लगे, जो सच है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, अब देखिए क्या मिलता है, कहां से मिलता है, कितना उसको वापस बेचा जाता है। वो घूम करके ऐसे साइकिल बन जाता है राशन। उस फ्रीबी को किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। 3-3 किस्तें मध्य महाराष्ट्र में एडवांस दे दी गई, नहीं रोका। तमिलनाडु में दिक्कत है, तमिलनाडु में सारा एथिकल ज्ञान जितना है ब्रह्मांड का, विकसित भारत, भारत निर्माण, राष्ट्र निर्माण, सारा यहीं पाया है। अब हेमंत भाई अब बताओ आप आगे निकले कि नहीं सूर्यकांत? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। मैं आपको बहुत बार एक डायलॉग कहता हूं, आज फिर उसको रिपीट करना पड़ेगा कि जो आज की तारीख में स्थिति है संवैधानिक संस्थाओं की, उसमें एक बहुत ही साधारण नई बात आ गई है। वो है यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल। ठीक, आपने अभी हाल ही में देखा होगा किस तरीके से यूजीसी के विवाद को लेकर के सॉलिसिटर जनरल ने एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द भी, और उसको सीजीआई ने स्टे कर दिया। कभी ऐसा होता है क्या कि केंद्र सरकार एक शब्द भी ना बोले इतने कंट्रोवर्शियल विषय के ऊपर, एक भी शब्द दिस में और दैट में कुछ नहीं, उसके बावजूद भी वो स्टे कर दिया एक। उसके बाद आपने अरावली वाला मसला देखा होगा, पुराना ऑर्डर था, उसको जाते जाते जो इनके पूर्ववर्ती सीजीआई थे गवई, उसको रिकॉल करके सारा करके गए थे। ठीक, और शपथ वाले दिन देखा होगा आपने जस्टिस सूर्यकांत वो कैसे चप्पिया मिल रहे थे। अच्छी बात है, एक कॉमरेडरी होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। और उसके बाद उनको उसको स्टे करना पड़ा जैसे देश के अंदर चला मामला। ठीक, अब आप आइए कि आज के मामले के अंदर ये जो टिप्पणी की इतनी भारी, ये तो केवल एक बिजली का मसला था। ठीक, उसमें उसका एक क्लॉज बदलना था जैसा आपने कहा, और था क्या, तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन की याचिका थी, उसमें कंज्यूमर्स की फाइनेंशियल हालत की परवाह किए बिना सभी को फ्री बिजली देने का प्रस्ताव था। ठीक, इसको आप बिहार से जोड़ करके देखिए, इसको आप महाराष्ट्र से जोड़ के देखिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लड़की बहना योजना, लड़की बहना योजना में कभी सरकार, कितने ही बड़े खुदा हो आप, कभी भी कोई आपको बेनिफिशियरी उसमें एडवांस पैसा मिलता है क्या? कभी आज तक किसी को सरकारी खाते से एडवांस सैलरी मिली है? कभी आज तक एडवांस पेंशन मिली हो पूरे देश में किसी एक आदमी को? इन्होंने लड़की बहन के तहत 2 से 3 महीने का, मतलब ये दिवाली के नाम का है, ये फलाए के नाम का है, ये उसके नाम का है, किया कि नहीं किया? और उसके लिए चुनाव को हरियाणा से अलग किया गया, जबकि हमेशा चुनाव साथ होता था। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं कहा। अब आज की तारीख में इतना बड़ा, जिसको मैं कहता हूं ना, ये जो इस तरह का जो प्रवचन होता है ना, इसको प्रवचन कहते हैं, ये सारी चीजें कह दी। और चूंकि तमिलनाडु का मामला है तो उम्मीद कीजिए ऑर्डर में भी आ सकता है, उम्मीद कीजिए कि ऑर्डर में आएगा ही। सवाल यह है कि ये कैसा कानूनी संवैधानिक प्रश्न है जिस पर अदालत को राय देने या फैसला सुनाने की जरूरत है। जब राज्य के मुख्यमंत्री की अल्पसंख्यक विरोधी कार्रवाई के बारे में आर्टिकल 32 रिट की बात आई तो उसे खुशी खुशी इन्हीं सीजीआई ने टाल दिया था। 2 दिन पहले आपने देखा होगा, कौन थे वो मुख्यमंत्री? हेमंता बिस्वा शर्मा। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, एक आदमी जो शपथ लेके बैठा हुआ है वो एक पूरे की पूरी कम्युनिटी को इस तरीके से डिमीन कर रहा है अपने भाषण में, सार्वजनिक भाषण में, सार्वजनिक भाषण में। और उसके बाद उसकी वो वीडियो और उसको लगती है, फिर वो डिलीट होती है। सब कुछ देखा आपने।
और उसके बावजूद यही सूर्यकांत जी कह देते हैं कि वहां जाइए, आप अपने असम हाई कोर्ट के अंदर जाइए। सिंघवी क्या कहते हैं कि सर ये 17 केसेस की लिस्ट है जिसमें मैंने ये किया था, आप प्लीज इसको सुन लीजिए। और वो मुख्यमंत्री हैं, तो उसने कहा क्यों आप हमारे जजेस को, जो हाईकोर्ट के जजेस, उनमें आपको भरोसा नहीं है, आप उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं। और फिर कलकत्ता वाला जोड़ लीजिए, ईडी वाला मामला, सारा बढ़िया हियरिंग चल रही है, बेंच नंबर 16 में कोई समस्या नहीं। तो ये जो मैं कह रहा हूं ना, पहले क्या था, ये जो नैतिकता के प्रवचन है, ये जजेस आमतौर पे वीकेंड सेमिनार्स जो होते हैं ना, उसमें इस तरह के प्रवचन चलते हैं कि वहां पर जितने भी नैतिकता की, आदर्श की, सारी उच्च आदर्शों की बातें हैं वहां पर करो। बहुत बार आपने देखा होगा, पिछले जब से वो 2018 में जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद एक नई कल्चर चली है कि आप हियरिंग के दौरान अलग ज्ञान देते हो और ऑर्डर में वो ज्ञान कहीं नहीं पाया जाता। ये कितने केसेस में देखा आपने, कितने केसेस में? एक नहीं, मतलब सैकड़ों केसेस तो मैं गिनवा सकता हूं आपको। तो आशीष भाई क्या है कि वही बात है कि यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल। बिहार जैसा राज्य जो महिलाओं को पैसे दे रहा था जिस तरीके से, असम जैसा राज्य, असम, वहां की फाइनेंशियल स्थिति क्या है, उसके बावजूद उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं आएगी। जो आपने कहा 2-2 लाख, 2-2 लाख उसको दिए जाएंगे युवाओं को, कहां से लाओगे पैसे? तो आप अभी जो है, जो हालात है देश के, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान खींचिए। आज की तारीख में जो 2024-25 का जो अभी आया था ना, इकोनॉमिक सर्वे और आरबीआई की रिपोर्ट, उसका मैं कुछ कोट कर रहा हूं आपको छोटा सा। भारत में राज्यों और केंद्र सरकारों द्वारा सब्सिडी और मुफ्त उपहारों पर सालाना 7 से 10 लाख करोड़ रुपए के बीच में खर्च किए जा रहे हैं। 7 से 10 लाख करोड़। 10 लाख और आप 10 लाख करोड़, और आपका टोटल बजट कितने का है? 52 लाख करोड़ का। 52 लाख, ठीक, 20% मुफ्त पे जा रहा है। जीडीपी का हिस्सा। कुछ राज्यों में मुफ्त उपहारों की लागत उनके सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी का 0.1 से 3% तक है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों के अनुसार 2018-19 के बाद से राज्य में सब्सिडी 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। ये किसका शासनकाल था? आशीष चित्रांशी प्रधानमंत्री थे क्या, या हेमंत खत्री मुख्यमंत्री था? जो 4,70,000 करोड़ से भी अधिक हो गई है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में लोक लुभावन योजनाओं जैसे लाडकी बहना योजना का बजट लगभग 96,000 करोड़ रुपए, यानी कि जीएसडीपी का 2.2% है। ये जो ये फ्रीबीज है, इनमें क्या क्या है? 5 किलो राशन, मुफ्त बिजली, पानी, रियायती चावल, कहीं लैपटॉप, कहीं साइकिल, कहीं बस यात्रा, कहीं कैश ट्रांसफर, या इसके अलावा कुछ है? और आरबीआई क्या कहता है कि इससे राजस्व की बर्बादी हो रही है, यह खर्च विकास कार्यों, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध संसाधनों को कम करता है। ये आरबीआई की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। कर्ज में वृद्धि। एक चीज और भी मैं बीच में आप आगे डेटा बता रहे हैं, उसमें खाली ये जीडीपी का या जीएसडीपी का जब हम लोग परसेंटेज बता रहे हैं, तो आप दर्शक इसको ध्यान मत दीजिए, बजट का परसेंटेज पर ध्यान दीजिए। जैसे भी आया कि देश का बजट 52 लाख करोड़ है और करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए फ्रीबीज में जा रहा है 52 लाख करोड़ के बजट में। जीडीपी से इसके परसेंटेज का कोई कनेक्शन नहीं है। वो उसी टाइप का कनेक्शन है जैसे भारत के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से 30 ट्रिलियन का बाजार खुल गया, वैसे ही फ्रीबीज जो योजनाएं जो भारत, जो सरकार का, राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने बजट जो प्रावधान किया है, उस बजट प्रावधान में अगर इतना फ्रीबीज है, जीडीपी से नहीं खर्चा होता है, खर्चा बजट से होता है। इसलिए मैं महसूस कर रहा हूं कि इस पे ध्यान रखिएगा। ये फिर भी थोड़ा सा खबर डायलूट होती है जब हम जीडीपी का परसेंटेज, क्योंकि आप बजट का परसेंटेज देखेंगे तो 20% बजट का जा रहा है। यस यस, और जब आप उसी पे आ रहा हूं। जीडीपी का परसेंटेज देखोगे तो आप वो 1 से 2.5% आपको नजर आ रहा है। ये उसी बजट का उसी पे आ रहा परसेंटेज हूं। देखिए, बजट से जा रहा है। हाँ हाँ है। इसी पे आ रहा हूं मैं। कई इसमें जो कर्जों में वृद्धि है पूरे देश में, अक्रॉस द टेबल कर्ज में वृद्धि हुई। हरियाणा जैसा खुशहाल प्रदेश सबसे कर्जवान प्रदेशों की सूची में आ गया। क्यों? क्योंकि फ्री बीज कर दी है। कई राज्यों में इन मुफ्त योजनाओं को पूरा करने के लिए अपनी उधार सीमा को भी बढ़ा रहे हैं, जिससे राजकोषीय स्थिति कंप्लीटली डिजास्टर स्थिति में जा चुकी है। पंजाब देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, देवर बेटर ऑफ प्लेसेस। बीमारू राज्य नहीं थे ये। बिहार की तो कल्पना कर लीजिए। तो आरबीआई ने क्या चेतावनी दी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बार बार चेतावनी दी है कि राज्यों को सब्सिडी को युक्ति संगत बनाना चाहिए, ताकि ये अनुत्पादक खर्च जो है इनको कम किया जा सके और उत्पादक खर्च प्रभावित ना हो। अगर आप कुल मुफ्त उपहारों की, अब आप वाली भाषा पे आ रहा हूं, लागत भारत में कुल सरकारी खर्च का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 20% बन गई है फ्रीबीज, जो इस देश की आर्थिक स्थिरता के लिए
चिंता ही नहीं बल्कि बहुत बड़े खतरे की बात है। हम्म, इट इफेक्ट्स योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। लेकिन ये कर क्यों रहा है? 18 से लेके आप 14 की बात मत कीजिए, जो डेटा है आरबीआई का वो 18 से, हम्म, 18 से 24 के बीच में 2 गुना, और 14 से जोड़ोगे तो खेल क्या है? आपने जो करना है करो, आपको नोटबंदी करनी है करिए, आपको लॉकडाउन करना है वो करिए, और जो मर्जी है वो करिए, वैक्सीनेशन में जो खेल कर दुनिया भर की चीजें कीजिए, बस चुनाव आयोग को मुट्ठी में रखिए, कोई चीज ऐसी ना आ जाए। उसके बाद बाकी सारा काम पहले राजीव कुमार अग्रवाल कर दिया करते, अब ज्ञानेश गुप्ता कर देते। आड़ किस चीज की ली जाती है कि बहनों को किसी राज्य में 1,000 रुपया महीना मिलेगा, किसी में 2,000 मिलेगा, महाराष्ट्र में इतना मिलेगा, हरियाणा में इतना मिलेगा। ये कौन कर रहा है? किसका है ये? क्या सीजीआई साहब भूल गए कि उनके पास सुओ मोटो कॉग्निजेंस की भी पावर है, और वो इस सारे मामले में खुद बुला करके केंद्र सरकार को कि बताइए जरा क्या क्या, जो जो अनप्रोडक्टिव, अकेले तमिलनाडु में क्यों? मैं तो कहता हूं जो आदमी कैपेबल है पे करने का उसको पे करना चाहिए, और सरकार चूंकि नहीं करेगी तो सीजीआई का भी एक नैतिक दायित्व है, वो बुला ले सारी चीजों को आगे से, उनको तो कुछ भी मंगा सकते हैं, और वो कहे कि जो अनप्रोडक्टिव है इस सारे के अंदर, जैसे उन्होंने कहा ना गरीबों का ठीक है बाकियों का नहीं, तो एक बार एग्जामिन करवाएं उसको। लेकिन वो तो नोटिस देना पड़ेगा, फिर उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा, सुओ मोटो करना पड़ेगा। कर पाओगे? तमिलनाडु को उपदेश देना बहुत आसान है, हिमाचल को भी उपदेश दे सकते हो आप, हम्म। तेलंगाना को दे सकते हो, कर्नाटक को भी रगड़ा लगा सकते हो, बंगाल को लगा सकते हो। जो ये महाराष्ट्र वाला मैंने बताया 96,000 करोड़, इसका क्या है? ये चुनाव जीतने का एक अलग तरीके का वो है आशीष भाई। बिहार में जो कुछ हुआ, अपने कई सारे साथी रवीश कुमार कई बार कहते हैं कि यार इस देश का क्या ही होगा भाई जब 10,000 रुपए में वोट बेच देता है आदमी। ये हकीकत है आशीष भाई, हकीकत है ये। बेचा, लोगों ने कितना बेचा वो छोड़ दीजिए, उससे एक माहौल बना करके बाकी काम ज्ञानेश गुप्ता ने कर दिया, और हम्म। बाहर बताने के लिए क्या हो गया कि वो स्कीम काम करेगी बहनों के लिए। मध्य प्रदेश का ध्यान होगा ना आपको, क्या था? शिवराज कह रहे थे ये हो जाएगा, आपका भाई आएगा तो ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, और उसके बाद धीरे से शिवराज बाहर, मोहन सिंह यादव अंदर, पर्ची। ये चीज जो है ना, अगर वास्तव में सीजीआई हमारे, मैं उनकी टिप्पणी का स्वागत करता हूं, लेकिन आशीष भाई सीजीआई केवल टिप्पणी करने के लिए नहीं होता, सीजीआई फैसले करने के लिए होता है, न्याय भाई करने के लिए मेरे, होता है। मैं उसको स्वागत चुनाव कर नहीं रहे हो लड़ना, आप। मैं उसको चुनाव नहीं लड़ना। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जा करके वहां भाई अंदर नहीं एंट्री मिलती तो बाहर माथा टेक के आता। अगर यही टिप्पणी, और मैं कह रहा हूं इसको आदेश में कन्वर्ट कर दो पूरे देश के लिए, जो अभी बात हुई पूरे हाँ, देश के लिए, क्योंकि पहला शायद सीजीआई और कोई नहीं सीजीआई होगा, स्टेट हम आएंगे। सीजीआई किसी स्टेट का नहीं होता भाई, सीजीआई पूरे देश का होता है, हाँ। उसकी कही हुई बात। लेकिन वर्बल नहीं, लिखित में एक्शन कर सकता है, उसके पास पावर है कलम, ठीक। और वो प्रोग्रेसिव सीजीआई क्यों नहीं बनना चाहिए सूर्यकांत जी को, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। ऐसे ऐसे ज्ञान उनके कई पूर्ववर्ती देके गए हैं, फ्रीबीज का, इसका उसका, लेकिन फाइनली आउटकम क्या? वो उपदेश ही रह गया, एक्शन तो भाई नहीं हुआ ना। मेरे मेरे एक एक लाइन खाली मेरा सवाल है, यही फर्क है ना। तमिलनाडु को इतना उपदेश दिया, प्रशांत किशोर की याचिका खारिज की, नहीं सुना। चलो याचिका खारिज तक भी ठीक है, खारिज करते करते इसी फ्री बीज के खिलाफ पीके आया था ना, इसी फ्री बीज के खिलाफ आया था ना। आप, मैं दर्शकों से बस कह रहा हूं, एक तरफ इतना अच्छा उपदेश है तमिलनाडु के लिए, इसी फ्री बीज के लिए बिहार में फ्री बीज के खिलाफ जब पीके ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नॉक किया तो क्या कहा, और कोई और जज होता तो भी फर्क था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, चुनाव हार गए हो तो लोकप्रियता के लिए यहां आए, यही कहा था। मतलब वहां 10-10 हजार बटा, तो आप टिप्पणी भी नहीं कर सकते हो, टिप्पणी से उल्टी टिप्पणी। अच्छा, आपको उल्टी टिप्पणी, जो आया याचिका लेके उसको बेइज्जत किया, आपने बेइज्जत किया ना कि चुनाव हारे हो, कितना पाए वोट, चुनाव हार करके चले आओ लोकप्रियता के लिए, ये आपने कहा। फ्री बीज के खिलाफ कम याचिकाएं नहीं गई हैं, और फ्री बीज के नेचर में भी फर्क होता है हेमंत भाई। आपने 18 से डेटा बताया ना, इस डेटा में हम लोग वक्त निकालेंगे, दिन भर खबरों कितना वो है कि हमारे पास मैन फोर्स उतना पावर नहीं है, मैन पावर कि हम निकाल पाए इतना डेटा, लेकिन कोशिश करेंगे आप हम मिलके। ये नेचर ऑफ फ्री बीज भी चेंज हुआ है। भारत में सब्सिडी पहले से थी,
कृषि पर सब्सिडी कितनी घटी है ये जरा निकालिएगा, मैं वैसे ही आपको बता दे रहा हूं। कृषि पर सब्सिडी जितनी हुआ करती थी पहले, वो सब्सिडी मुझे लगता है करीब करीब खत्म हो चुकी है, करीब करीब खत्म हो चुकी है सब्सिडी। और सबसे ज्यादा जो भारत में सबसे ज्यादा पैसा फ्रीबीज जिसको आज कहा जा रहा है, मतलब पैसा किसी को अगर दिया जा रहा था तो एग्रीकल्चर में सब्सिडी था, वहीं पर पैसे जाता था एग्रीकल्चर में सब्सिडी। उसके अलावा कोटे के दुकानों पे जाता था, सस्ता केरोसिन तेल, सस्ता जो है दलिया चावल, ये सब मिल जाता था। 1 रुपए 2 रुपए में दाल चावल और आटा गेहूं, इस टाइप की योजनाएं थी। एग्रीकल्चर को चाहिए सब्सिडी, ये बात अभी मुझसे बेहतर और समझ लीजिएगा हेमंत जी से, क्योंकि वही सब्सिडी है जिसकी वजह से अमेरिकी किसान एग्रीकल्चर सेक्टर खुला है। क्यों त्राहिमाम त्राहिमाम है? हमारे भी किसान को अमेरिका जैसी सब्सिडी मिल रही होती ना, तो हमारा भी किसान कहता खोलो, चलो देखते हैं, तुम हमारे यहां खपाओगे कि हम तुम्हारे यहां खपाएंगे। भाई तुम हमारे यहां खपाओगे, हम तुम्हारे यहां खपाएंगे, देखते हैं जब मार्केट दोनों का खुल गया। लेकिन हमारे किसानों के पास तो जो सब्सिडी थी वो भी चली गई। अब पैसा बट रहा है, पहले किसानों को सब्सिडी दी जाती थी खेती को बचाने के लिए, अब पैसा बट रहा है सरकार को बचाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए। फर्क ये है, खेती को बचाने के लिए पैसा जाता था पहले, और आज उस पैसे को खत्म करके उससे कई गुना पैसा इस देश में बांटा जा रहा है कुर्सी को बचाने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए, अपने मित्रों को बचाने के लिए। हेमंत भाई, ये भी नेचर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, सौ पे तो दिख रहा है, अपेरेंट है भाई। आपने एक बड़ी गंभीर बात कह दी, किसानों की बात। किसानों का इस सरकार ने क्या क्या कल्याण किया आपको ध्यान होगा। सरकार बढ़ते ही सबसे पहले काम क्या किया? लैंड एक्विजिशन एक्ट, ठीक। उसके बाद 3 काले कानून, उससे भी बात नहीं बनी। बीच का एक और याद दिला दूं, बोनस किसानों को मिलता था, बोनस किसानों का बोनस खत्म किया था सेकंड। तो वो हाँ। उसके बाद आप सोचिए कि जो अभी जो क्रांतिकारी जो ये ट्रेड डील हुई है, एक छोटी सी तुलना कीजिएगा। अपने यहाँ मैक्सिमम जो जोत है, जो मिनिमम जोत है, वो आधा एकड़ से लेकर के और 5-7 एकड़ तक की, मतलब 2 एकड़ तक तो मैक्सिमम 60% के आसपास लोग हैं, आधा से 2 एकड़। अमेरिका में कोई भी फार्म, क्योंकि मैंने तो तमाम बार देखा है उसको, अमेरिका के अंदर हजारों एकड़ के फार्म है, और एक किसान को वहां एक मैकेनाइज्ड खेती, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जमीन कल्टीवेशन के लिए टच भी नहीं करनी, जमीन सब कुछ ऑटोमेटेड है, मैकेनिकल। इतने बड़े बड़े हार्वेस्टर है, आप सोच नहीं सकते। आधा एकड़ की तो लंबाई और चौड़ाई उनकी वो यूं चलते हैं इस तरीके से, मैकेनिकल कंप्लीटली। ऐसे ही सारी की सारी इरिगेशन मैकेनिकल है, राइट। वहां एक किसान को $60,000 मिलता है हर साल का सब्सिडी, और आपके किसान को मिलता है $6,000 साल का, $6,000 साल का किस्तों में, 2-2 हजार, ठीक। और उसके बाद आप क्या कह रहे हैं कि अमेरिका का माल यहां पर आएगा। कपास का आपने देख लिया, $1,200 प्रति क्विंटल तक रेट कम हो गया आशीष भाई। सरप्लस ला करके स्टोर कर लिए, क्योंकि 0% चल रही है ना आजकल, सितंबर अक्टूबर से हमने शो भी किया था। यहां का किसान कहां जाएगा? सोयाबीन, ठीक। और वैसे ही सारी की सारी चीजें, मक्का, आप जाओगे कहा, ये किसान करेंगे क्या? इनको आपने गुलामी की माला पहनाने का ठेका ले लिया है, और मना करने का और एक्सप्लेन करने की आपकी हैसियत और औकात नहीं है अमेरिका के सामने। जो एक लाइन की बात है वो ये है कि सब ने इसके बीमारियां बता दी कि इसमें ये कमी है, ट्रेड डील में ये है। मोदी जी को देश के सामने शाम को 8 बजे आना चाहिए और उनको इस ट्रेड डील का एक लाभ बताना चाहिए, केवल एक, कि इससे हमारे किसान कैसे लाभान्वित होंगे। कि पता है क्या कह रहे हैं कि इस जो ट्रेड डील की ना, उससे अमेरिका के लिए हमारे सारे बाजार, अमेरिका में हमारे लिए सारे बाजार खुल जाएंगे। हम बेचेंगे क्या? हमारी औकात क्या है? क्या बेचेंगे? क्या बेचेंगे? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? वही कि बाजार खुल गया। अरे बाजार खुल गया है, बाजार तुम बेचोगे तुम्हारा क्या है उसमें? तुम्हारा क्या बेचोगे बताओ? तो ये इसको इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अर्थशास्त्र और अनर्थशास्त्र में एक बेसिक फर्क है, और वो इस देश में अनर्थशास्त्र अब एक एक्सेप्टेड फिनोमिना हो गया है। भक्त आ जाएंगे अभी आपको और मुझे गालियां देने के लिए। किसान बेचारे देख नहीं पाते, उनको और ही चीजों से फुर्सत नहीं, सुबह शाम तक रोटी के संघर्ष में लगे हुए। इस देश के किसान को, आशीष भाई बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं एक बात आज, इस देश के किसान को
भूमिहीन सस्ता मजदूर बनाने का षड्यंत्र ये सरकार 2014 से लगातार कर रही है। भूमिहीन सस्ता मजदूर, वो अपनी ही जमीन पर सस्ता मजदूर होगा, और वो जमीन कौन होगी? कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर होगी वहां पर। मेरी आधा एकड़ की, 1 एकड़ वाले आपकी कोई औकात नहीं बचेगी हमारी। उस सारी को इकट्ठी करके और वहां फिर मैकेनिकल खेती होगी। कैसे? जैसे अमेरिका करता है। और कौन करेगा वो? हजारों एकड़ जमीन कौन ले सकता है? गुड़गांव के पास झज्जर तक आप आए थे जब, कितना बड़ा एसईजेड था, कितने हजार एकड़ का था, कितनी की इंडस्ट्री लगी उसके अंदर, देखा है कभी? सारे में रियल एस्टेट हो रहा है, रियल एस्टेट हो रहा है भाई साहब। 1 एकड़ जमीन जो आपने 23 लाख की किसान से ली थी, आज उस जमीन का जो रेट है, कोई भी प्लॉट उसका 70,000 या 80,000 रुपए गज का रेट है। किसानों से ली थी 23,000 रुपए, 23 लाख रुपए एकड़। आज वहां 70,000 से नीचे, पूरे झज्जर से गुड़गांव के बीच में आप मुझे एक प्लॉट दिला के देख लीजिए। और किसका है सीजेड? रिलायंस का। तो ये उस दिशा में जा रहा है देश। इन किसानों को मजदूर बनाना है, उन्हीं के खेतों में, वो भी सस्ता मजदूर। मनरेगा देखा ना आपने, जी राम जी, कि नीड बेस्ड, पहले था डिमांड ड्रिवन, अब है नीड ड्रिवन। तो आपको नीड नहीं है तो मैं भूखा मरूंगा, मैं कहां जाऊंगा भाई? आप दिल्ली में बैठ के तय करोगे, ग्राम सभा तय नहीं करेगी, ग्राम पंचायत तय नहीं करेगी, मोदी जी तय करेंगे। तो ऐसे ऐसे भ्रांतिकारी कानून आपने कभी सुने हैं क्या? ऐसे कानून कौन आदमी लेके आ रहा जो कह रहा है मैं गरीब मां का बेटा हूं? सोचिएगा कितना बड़ा वो जो आप कहते हो ना, क्या कहते हो आप एक अंग्रेजी में शब्द, दोगलापन जिसको कहते हैं, कुछ कहते हो आप उसका शब्द, उसको बार बार व्यंग के तौर पे। तो वो स्थिति है कि गरीब का बेटा और किसके लिए काम कर रहा है, इस देश में कोई पूछने वाला नहीं। जो मोदी कर दे वही डंका, जो मोदी कर दे। पहले एक दैनिक जागरण ये काम किया करता, आज हिंदी का कोई एक बार उठा लो, सारे डंका बजा रहे हैं। इसलिए मैंने उनको प्रचार पत्र कहना शुरू कर दिया। चलिए, सब ये सब क्या करेंगे। जो हमारे कर्म हमको भोगना है, जस कर्म तस भोगहु दाता। तो हमारे कर्म है, इसे हम भोगेंगे। हमारे कर्म थे, हम जब लाए हैं, जो जिनको हम लाए थे वही हमको बेच के खाएंगे, और क्या। जिनको हम लाए थे वही हमको बेच के खाएंगे, वही हमको मजदूर बनाएंगे, वही हमको अपने खेतों में लगाएंगे, वही हमको गुलाम भी बनाएंगे। वो भी दिन ऐसे ही अगर लक्षण रहे तो भी दिन आ ही गया है। अब तो सर्जियो गोर को वैसे ही लोग कह रहे हैं कि वायसराय आ गया है। खैर, इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और सीजीआई साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इतना अद्भुत ज्ञान दिया है, बस इसी ज्ञान को अगर पूरे देश में आप इम्प्लीमेंट करवा दो, तो आपकी गाड़ी जब निकलेगी सुप्रीम कोर्ट से, तो उसका चक्का जहां जाएगा, उस चक्का के नीचे धूल हम ले आएंगे घर में, और उसी को रोज पूज लेंगे। पूरे देश में करवा दो जरा नरेंद्र मोदी सारे जो फ्रीबीज से। चुनाव आते ही नरेंद्र मोदी 5 साल, नरेंद्र मोदी के डबल इंजन 5 साल अपने नागरिकों को नहीं पूछती है। 5 साल चुनाव आता है तो चुनाव में क्या चाहिए, वही फिर राहुल वाला याद आ जाता है कि आपको वोट जब देना होता है उस समय बोल दीजिए नाचने के लिए, तो नाच भी देंगे। तो उस समय क्या चाहिए, पैसा रुपया सब दनादन जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी को और पूरे, मैं स्टालिन, ममता बनर्जी, पिनराई विजयन, सिद्धारमैया, रेवंत रेड्डी, सुक्खू, सबको शामिल करके, ये नहीं करो, इस देश में सब बंद करवा दो सूर्यकांत जी। आप आजादी के बाद सबसे बड़ा नाम आपका लिखा जाएगा। बंद करवा दो। प्रोग्रेसिव चीफ जस्टिस, प्रोग्रेसिव में स्वर्णाक्षरों यस में लिखा जाएगा, स्वर्णाक्षरों में। बिल्कुल। बंद करवा दो। ये अपोजिशन के राज्यों को ज्ञान थोड़ा सा खाली ऐसे जब मन में आए कि, मतलब वो कहते हैं ना कि गरीब के जोरू वाली हालत, वो मत करो कि अपोजिशन के राज्य को सभी ठेले हैं। राज्यपाल ठेल रहा है अलग, मोदी अलग ठेल रहा है, जीएसटी पैसा अलग दबा बैठा है, राज्यों का हिस्सा अलग दबा बैठा है, जो बाकी टैक्सेशन से सब दबा अलग से बैठा, ऊपर से आप भी उसको 2 थप्पड़ दे दो। ऐसे नहीं, अच्छी बात नहीं है। आप इस देश के न्यायिक देवता हो, तो बस देवता से अनुरोध ही कर सकते हैं। इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।